ಬ್ಯಾಪದ ಶತ್ಕೆ ತಲಾರಾಣಿ ದಿಲಾಂದಿರ್ರ ಕನೆ ಬ್ಯಾಪದ ಶತ್ಕೆ ತಲಾರಾಣಿ ದಿಲಾಂದಿರ್ರ ಕನೆ ಗ್ರಾ ಭಾಯ್ ಮೆಹರ್ दोस्तियां पदा अर्दा कने शरपंद चारों का अब्दुल कादिर बलूच मरा मरागेश कंदील लाइव तहा वशत कंते और मैं उम्मीद करना कि शमा वश जोड़ जराव जरंगे गल्फा बेबे इंदा बेबे सिंधा बेबे बलूचिस्तान बेबे हर जहा शमा निश्ते के ताए वक्त साड़िए वश स्क्रीन शमा चार गिता मशमरा वशत कना और मैं दुआ कना वाजा उदा छे कि तई जिंदा कदी रंज गम मगिंदाते मुदाम पुल्लानी वड़ा कंदाते वशियानी जंबर मुदाम शुमे सरा साहिल वाता मरूची चौके मां गपुत्रान करे अर्थ वड़ा कि बलूचिस्तान और सिंध ईशानी कौन ने सियादी हस्ते वाले कि मां बालाच बीबग्र जंग गपा कने आई से पेश के हस्ते मां बीबग्र दोदा जंगा कने ओ सम्मी गोका किरुंबीनी तुकारित पला बारते तो अमा वक्ता बालाच के हस्ते होती बराते बेर करके वास्ता बिना के दोदा बेर करके वास्ता पता सिंधात का अभी तक उमा दिस्ता उमा मानता क्या कहते हैं सेवन शरीफा निंदी और कपड़े वक्ता के सेदा कैसे मुरीद भी वायरंत कैसे आई पदा अमा वाह हग आई लूट कैसे पीलू वहां पता कहते बलूचिस्ताना पदा भी बगर और जंग दंते ओती बराते बेरा हम गिपते और संबी गोका हम पदा कारित संबी अरदंते पदा मा बेचारे के बलूचिस्तान उस सिंधे किस्सा सक द्राजे और सक क्वाने हम मवादे के अलेक्जेंडर द ग्रेट बिजा के सिकंदर आजमी कप्पा कने हाँ हम वादे के सिंधा छे पदा कहते हैं बलूचिस्तान पर इदा छे कैसे देवर होते हैं पदा कैसे मां झालतरा कायना वड़ा गिंदगा कहते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी और शाहबेद मां कैसे बेचारे मोहम्मद बिन कासिम हम चा सिंधु हमें बलूचिस्तान है त्याब दपी दमगा छे कैसे इंटर बूता के मखरान छे बूता पदात का सिंधा हमें सियादी गप्पा मकने वड़ा हमारा गिंदक कहते हैं कि बलूच और सिंधी ये दुनियानी कैसे कौन सियादी है सिंधा तो काय इदा हम तरह बलूच गिंदक कहते हैं तरह सिंधी गिंदक कहते हैं और बलूचिस्तान तो रवे उड़ा डिस्ट्रिक्ट लसबेला हा बिगर कम्या गदेम तर रवे हम तरह सिंधी गिंदक कहते हैं पदा कैसे बलूचिस्तान चुके बलूच ब्राहवी चुके यकी कौमे आ बलूच आउं निश्तगा पता के मैं सिंधे कप्पा कने इदा हजारानी साले क्वाने कैसे मारा अमा तारीख अंतो का मारा गिंदक कहते हैं टालपुर बिदा के टालपुर बीरानी और कलमतियानी और चांडियानी और शानी कैसे किस्सा हमारा देमा गिंदगा कहते हैं हमें वड़ा के हस्ते निजामानी और कैसरानियानी कैसे एक मजने टक के दा मौजूद है और गुशक बीत के अपता तो दो ट्राइब बिजा के टक की बलूचा आ कैसे सिंधा आबादा और वादे कि मैं पंजाब पे गपा कने आहुदा हम आबादा भले आहुदा हम चौके एक सियादी हस्ते डेरा गाजी खान लैया मुल्तान वही दमक के हस्ता राजनपुर ये हम चा बलूचिस्तान गुना सियादी दारन थे मरूची माँ में सिंधे और बलूचिस्तान सियादी समय गप कने और मरूची कैसे मैं वश बहती है कि मैं करा यक अच्छे मेहमान साड़ी है क्या इच वड़ा के इससे तारीफ और तौसीफ मोहताज ने वाजा कैसर निजामानी मशमरा मशल करें कैसा महसूस कर रहे हैं आज हमारे शो? यार मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं बलूची नहीं बोल सकता हूँ मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ आज भी मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है सॉरी नो प्रॉब्लम सर वैसे आप हमें बताइए अपने बारे में कि आप सिंध में आपकी पैदाइश हुई है आप अपने बारे में बताइए किस खानदान से आपका ताल्लुक है अपने आबा अजदाद के बारे में मेरे जो आबा अजदाद हैं जो बाबा साहब ने मुझे बताया था हम लोग हैं मीर कैसर ज़मानी के जो कि सिपह सालार थे टालपुरों के हुकूमत में और ईरान से आए थे उसके बाद जब मीरों से उनकी अनबन हुई टालपुरों से तो उन्होंने फिर अपना एक छोटा सा गांव टंडो कैसर जो हैदराबाद से मशरक की तरफ 12 किलोमीटर दूर है और फिर ज़ाहिर है उनकी औलाद में से हम लोग भी हैं और जो रईस कैसर खान के जो दादा थे वो दादो जलाल खान रिंद हम उनकी औलाद से डिसेंडेंट्स हैं ओके अब जब हम उस तरीके से पीछे चलते चले जाते हैं तो बलोच ज़्यादातर कुर्द तो हम सब फिर कुर्द हो जाते हैं लेकिन हम जो सेटल हो जाते हैं बलोच ज़्यादातर खाना बदोश आप जानते हैं इस बात को हम लोग जो लोग सेटल हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए ये होता है कि वो फिर अपनी तमाम तर जिंदगी उसी इलाके में गुजार देते हैं और उसी इलाके में रहते हुए वो लोग वहाँ के नेटिव्स हो जाते हैं लेकिन अपने कल्चर को अपने ब्लड को अपनी जीन्स को अपने रस्म व रवायात को वो ख़त्म नहीं कर पाते कभी भी सही
अच्छा, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम टंडो कैसर से जब बाबा साईं डॉक्टर बने पढ़े तो उन्होंने फिर जाके टंडोला यार को बसाया, फिर सरकार से उनकी कुछ अनबन हुई, भुट्टो साहब से इख्तलाफात हुए, तो हम सबको जब शूट टू किल का ऑर्डर था तो फिर हम सब छुपते फिरे, तो हम लोग आके फिर बाबा ने हमको आके कराची में फिर एक छोटे से फ्लैट में हम आके रुके और उसके बाद फिर जाहिर है भुट्टो साहब क्या का क्या वजूहत है कथा कलामी माफ कि तालपुर खानदान से या उस ट्राइब से जो है आपके आबाजात की अनबन, उसके बाद फिर हम आपने कहा अमीरों से, मतलब ये अनबन का क्या सिलसिला है? भुट्टो के जमाने में भुट्टो से अनबन क्या वजूहत है? मेरी कोई अनबन नहीं हुई, आबाजात की बात हाँ, कर जब रहा आप नारी कैसर खान की बात करते हैं तो वो भी 200 साल पुरानी बात है, तो वो भी शायद वो कहते हैं ना कि जो हिस्टोरिकली मुझे मालूम है वो ये कि मीर साहिबान से उनका कोई नजरियाती इख्तलाफ हुआ, और चूंकि इन लोगों ने जो हिस्ट्री में कि उन्होंने अपनी अयाशी की वजह से अपनी हुकूमत गंवाई, सही। उस चीज को जब रोका जाता था तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से किनारा कशी तालपुर और मीरों की जो उस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने अयाशी और इस तरह की मामला जो हिस्टोरिकली हमें उस पता वजह से चलता है, नजरियाती तौर पर जो है इख्तलाफात थे, अनबन पैदा बिल्कुल हुई इसी तरीके से जब भुट्टो साहब के जब वो आखिरी अयाम थे तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब कुछ लोगों के लिए अच्छे थे तो कुछ लोगों के लिए वो बुरे भी होंगे। सही, तो हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं इन चीजों को तो बलोचों को देख लीजिए कि जब बलोचों से मुआहदा हुआ और उनको जब बुलाया गया, फिर आई डोंट नो, मैं तो ज़ाहिर उस वक्त नहीं था, लेकिन सुनने में ये आता है कि कुछ ज्यादतियां हुई बलूचिस्तान के साथ भी, और वही एग्जैक्टली ईरान भी फिर उसमें शामिल हो गया था। तो ये नजरियाती इख्तलाफ जहाँ पर होता है तो वहाँ पर अगर आप लड़ नहीं सकते हुकूमत वक्त से तो आप किनारा कशी इख्तियार करते हैं, लेकिन बाज लोग होते हैं जो किनारा कशी इख्तियार नहीं करते, जो सामने डट के खड़े हो जाते हैं। तो जब हम लोग भी डट के खड़े हुए होंगे, जब हमारे बड़े भी डट के खड़े हुए होंगे तो जाहिर है तो फिर अरबाब इख्तियार या उस वक्त की हुकूमत कभी भी उनको बर्दाश्त नहीं करती और उनको सफाहस्ती से मिटा दिया जाना चाहते थे वो लोग, लेकिन कहते हैं ना जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो शायद रब को कुछ और मंजूर था, हमारी जिंदगियां मंजूर थी, तो बहरहाल वो थी पुरानी बातें। अब वो बड़े भी दुनिया में नहीं है, भुट्टो साहब भी दुनिया में नहीं है, फिर वही एक गिला किससे करें क्या उनके वो थे क्या नहीं थे। लेकिन जब हम आज के दौर की बात करते हैं तो जब हम आके एक इलाके में सेटल डाउन हुए, कराची में सेटल डाउन हुए, लेकिन हमने अपनी रवायात को जाहिर नहीं छोड़ा, लेकिन हमें जो एनवायरनमेंट मिला वो बलोची कल्चर वाला एनवायरनमेंट नहीं मिला। इस वजह से हमारी उर्दू अच्छी हो गई और बलोची ख़त्म हो गई, और अंग्रेजी थोड़ी सी मुनासिब हो गई क्योंकि हमारे पड़ोस में सारे क्रिश्चियंस रहते थे, तो उनके साथ जब आदमी का सिंधी में जो लय विचड़ती थी तो मानू उनके रंग में थोड़ा सा वो हो जाता है। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली अब जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे असगर बलोच, कलमती बलोच, जी। तो मुझे तो कलमतियों का भी नहीं पता था कलमती कौन होते। सही। लेकिन जब असगर से मिला, उसकी वजादारी देखी, उसका घर देखा, तो मुझे ख्याल है कि नहीं यार कराची में भी बलोच रहते हैं। तो अभी मेरी गाड़ी जो बनाता है शाहिद लड़का वो भी बलोच है, वो तो कहता है तुम लियारी नहीं आया करो, तुम शक्ल से कुछ और लगते हो। मैंने कहा भाई मेरी नाक देखो, मेरा रंग देखो, कुछ और क्या लग सकता हूँ। सही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कि आप बचपन में जब आप अपने वाले साहब के साथ कराची में आके सेटल हुए, आपका आना जाना हुआ टंडवालियार, जैसे आपने कहा आपके आबाजदाद ने जो है टंडवालियार का जो है वो कायम किया, वो बनाया। टंडवालियार में भी काफी बलोच हैं, 50% से ज्यादा बलोच वहाँ रहते हैं, बलूची बोलते हैं। अच्छा मैं आपकी बात मतलब वहाँ भी आप जाते आते हैं, फिर भी आपकी बलूची उस तरह से डेवलप नहीं हुई। हम लोग रहते कराची में थे ना। अच्छा, दूसरा जो सिंध में ज्यादातर बलोच आबाद है ना, वो बलोची कम करते हैं, वो सराइकी ज्यादा बोलते हैं। सही। एक सिंधी सराइकी है और एक मुल्तान वाली सराइकी, क्योंकि हमारे मुल्तान से और इस तरफ बहावलपुर में भी बहुत सारे बलोच आबाद हैं, तो सराइकी एक ऐसी जबान बन गई जो कॉमनली घरों में भी बोली जाने लगी थी। अच्छा, बलोची आप जानते हैं कि मरी बलोच की बलोची अलग है, मकरानी बलोच की बलोच की अलग है, जो जिस इलाके में आप चले जाए बलोची चेंज होती चली जाती है। 3 डायलेक्ट हैं और 10-15 से किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद ट्रैवल करते हैं तो वो डायलेक्ट थोड़ा सा चेंज होता है। बलूची में हम कहते हैं गालवार। हाँ, तो वो गालवार जब चेंज होगा तो फिर मसला हो जाता है। इस वजह से सराइकी ऑलमोस्ट एक ही चल रही होती है, तो उसको सबने ज्यादातर अपना लिया। लेकिन कुछ भी है, आई एम प्राउड दैट आई एम अ बलोच। बाकी सिंधी बलोची लैंग्वेज का जहां तक ताल्लुक है
تو وہ آپ بھائیوں کی صحبت نصیب ہوگی تو میرا خیال ہے جس طرح ہم انگریزی سیکھ جاتے ہیں, دوسری زبانیں سیکھ جاتے ہیں, تو بلوچی بھی میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آدمی سیکھ جائے گا. بالکل بالکل. لیکن میرے خیال میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ اس دنیا میں ممکن اور ناممکنات تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن کوئی بات جو اسٹرگل اور کوشش کرنے کے بعد آپ کوئی لینگویج سیکھنا چاہیں, کچھ سیکھنا چاہیں, تو میرے خیال میں مشکل نہیں ہے. اور وہ لینگویج جو آپ کے اپنے آباء و اجداد کی زبان ہے اس کو تو میرے خیال میں دوبارہ آپ لے کے آنا وہ پرابلم نہیں, لیکن کوشش کرے تو بندہ کوشش کرے. ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ پنجگور سے. پنجگور ہمارے بلوچستان کے جو ہے ڈویژن مکران سے اس کا ایک علاقہ ہے. السلام علیکم خواجہ خلیفہ. السلام علیکم خلیفہ جان. ہلو السلام علیکم. حضرت جان واشی خیریت ہے؟ الحمدللہ. ما لوٹا کے شما مرچی بلوچیا گپ مکنے اردو گپ بجنے مرچی کیسر نظامانی میں گنا امراداری کرنے ٹی وی آرٹسٹ ہے بنا پروڈیوسر ہے چھ وشے وجہ تو. سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اب دیکھیں کہ بلوچ ادنکار بہت سے ہیں, لیکن ابھی جو مارکیٹ میں فلم آ رہے ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں, یعنی اس میں ہمارا کلچر شامل نہیں ہے, یعنی دوسروں کے چیزیں لے رہے ہیں اپنے فلموں اور گانوں میں. یہ کس وجہ سے؟ کیوں ہمیں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے خلیفہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا سوال نوٹ کر دیا ہے, اور تھوڑی دیر آگے جا کے ہم اپنی بات کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے. نہیں, ان کا جواب دے دو نا. میرے خیال میں ٹیلنٹ نہیں ہے. دیکھو گلاب چانڈیو بلوچ, کیسر نظامانی بلوچ, ایوب کوسو بلوچ, اچھا ایسے بہت سارے دوست ہیں ہمارے جو کہ لاشاری صاحب. اچھا ایک چیز ہمارے دوستوں کو میں بتا دوں کہ سندھ میں جو قومیں آباد ہے ان میں سے 70% جو ہے وہ بلوچ ہے. چاہے وہ نظامانی ہو, چاہے وہ لاشاری ہو, چاہے وہ ٹالپور ہو, چاہے وہ چاندیو ہو, یو نیم اٹ اینڈ یو ول فائنڈ اے بلوچ دیئر. رائٹ. سو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. بات یہ کہ بلوچوں کو موقع نہیں ملتا. ہم لوگ کو اگر موقع ملے تو ہم پروف کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات اور میں نے بہت زیادہ نوٹ کری ہے کہ بلوچی میں کہتے ہیں کہ ہر کسی زور امودہ قید امودہ ہوتے ہیں, مطلب جس کا جہاں جو ہے وہ زور پڑتا ہے یا زور چلتا ہے اس کو وہاں پہ وہ کرتا ہے. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کراچی کے حالات کو, کراچی میں بھی ایک دو علاقے ایسے ہیں ان کا زور ہے اپنے علاقوں پر, اس سے وہاں پہ مسلط ہیں, وہاں سے باہر نہیں جاتے ہیں, مطلب یہ بات دیکھنے میں آتی ہے. لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں جو ہماری جو فیوڈلزم ہے, ہماری جو سردار نظام ہے, وہاں پہ بھی ہر علاقے میں بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو ان کا بھی ایک اپنا علاقہ ہے, وہاں پہ اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ جس کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے, کوئی مواقع مل جاتے ہیں, تو وہ خود موقع اپنی جیب میں رکھتا ہے, اپنی قوم کی خدمت نہیں کرتا. اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کی تعداد 1 سے 2 ہوتے ہیں 100 میں. 98 جو ہے نا نکلا. میرے خیال میں بلوچ کا مین مسئلہ یہی ہے. بلوچ کا مین مسئلہ بہت سارے مسائلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. مجھے ایک لیڈر بڑا اچھا لگا تھا, آج کل نظر نہیں آتا ہے, وہ سردار ثناء اللہ بلوچ. جب مشرف صاحب کا دور تھا تو ان دنوں ان کی سینیٹر ثناء اللہ بلوچ, میں نے جب ان کے خیالات سنے ٹی وی پہ, جب ان کے انٹرویوز دیکھے تو مجھے ان میں ایک نیشنلسٹ آدمی اور ایک سچا پاکستانی نظر آیا تھا جو کہ اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. لیکن اب مجھے وہ نظر نہیں آتے, پتہ نہیں کدھر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی لمبا قصہ ہے, آج کل تو یورپ میں بیٹھے ہوئے جناب. اچھا خیر, میں اس پہ کیا آپ کو ہمارے زیادہ تر جتنے بھی لیڈران ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ زیادہ تر پاکستان سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی بات. صحیح ہے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے حال پر. اچھا اب دوبارہ اسی ٹاپک پہ آتے ہیں, اس لیے میں نے کہا تھا خلیفہ صاحب کا جواب ہم بعد میں دیں گے. آپ کراچی ہے, آپ کا بچپن جو ہے وہ کراچی میں گزرا, اور جیسے آپ کے ڈرائیور شاید نے بھی کہا تھا جو آپ کی گاڑیوں کو بناتا رہتا ہے یا کوئی مینٹیننس کا مسئلہ ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا آپ لیاری نہیں آئے کہ آپ جو ہے نا اڑے تو بھی بالکل لیاری والے رنگن ہے. سیم یہی کہا ہوگا انہوں نے, اب دکھتے نہیں ہیں بلوچ. ایسا نہیں ہے. بلوچستان 3 بلوچستان ہے, ایک افغانستان میں, ایک ایران میں ہے, اور ایک جو ہے پاکستان میں ہے, اور اس کے مختلف ڈویژن ہیں, مختلف علاقے ہیں. کہیں سردی ہو رہی ہے, کہیں پہ برف اور جالا باری ہو رہی ہے, کہیں پہ جو ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, سبی اور دوسرے علاقے میں نظر آتے ہیں, تربت میں نظر آتا ہے. اور ایک ساحلی بیلٹ ہے ہمارا جو چابہار سے لے کر بندرآباد سے لے کر جیونی, اور اس کے بعد جو ہے نا ڈسٹرکٹ لسبیلا کی گڈانی اور ہب تک اگر پہنچتا ہے. کراچی میں بھی اچھے خاصے بلوچ ہیں. اورنگی اور ونگی تک کسی زمانے میں, اب چینج ہو گیا, اورنگی ہو گیا, کورنگی ہو گیا, جو چینجز ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بلوچ یہاں پہ آباد تھے. کیا ماڑی جو ہم کہتے ہیں وہ کیا ماڑی تھا, مطلب یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. وہ کیا یہاں کا جو ہے نا مطلب وہ تھا. جیسے آپ نے کہا کہ آباء و اجداد کا جو اب بیک گراؤنڈ میں ہسٹوریکل پوائنٹس پہ ہم گئے تھے, جو ٹالپور اور اس کے علاوہ میروں کی کہانی چل رہی تھی, تو 18 سینچری تک جو ہے
कराची वो बलूचिस्तान का हिस्सा था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उससे पहले बीरों के और तालबरों के जो है ना मतलब कराची को अंडर दे दिया था, खनाब कहलाते हैं। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना सिलसिला चलाया और हमने देखा कि यहाँ पे कुछ सिलसिला चला भी बीर और उसके अलावा कलमतियों के दरमियान, जो चाकर बिन नौतक के नाम से मशहूर थी, यहीं मंगूपीर के इलाके से ताल्लुक था उनका। मतलब कराची में इस वक्त भी 47 में अगर कराची की आबादी थी 2.5 लाख, उसमें सिंधी, बलूच, ब्रावी या दूसरे जो कौमें यहाँ पे आबाद थी, जिसमें हिंदू भी थोड़े बहुत थे जो उसके बाद माइग्रेट कर गए थे। 14 अगस्त 1947 को कराची की आबादी थी 2.5 लाख, फिर 8.5 लाख की आबादी बनी 18 अगस्त 1947 को। ये रिकॉर्ड पे है कितने लोग यहाँ पे आए और अब तक माइग्रेशन चल रही है, कोई पूछता नहीं है। सिंध यहीं पे है, पंजाब यहीं पे है, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादातर आपको यहीं पे मिलती है। अब कहने का मकसद ये कि एक कॉस्मोपॉलिटन इलाका बन गया जब आप उस वक्त थे। अच्छा, आपने अपने बचपन में अपने इर्द गिर्द को कैसे पाया, किस तरह से आप चले, इसके बारे में कुछ बताइए। जब आप छोटे होते हैं ना तब आपको पॉलिटिकल शऊर नहीं होता। ये होता है कि फला के पास आज कौन सी पतंगे, कौन सी दुकान से लेकर आया, उसके बाद मांझा कौन सा है, उसके बाद लाटू कहाँ से मंगवाए, उसने जीन्स कहाँ से ली है, उसने कपड़े कहाँ। हम लोग ये इस सोच में होते थे। ये नहीं होता था कि ये उर्दू बोलने वाला है, सिंधी बोलने वाला है, बलोची कौन है, नहीं, कुछ नहीं। जहाँ हम बैठे हैं ये थोड़ी दूर ही हमारे पास वो कोने पे नूरानी कबाब नहीं बड़ा मशहूर हो गया है, वो जो लड़के हैं वो सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग इतवार के दिन क्रिकेट खेलते थे, हम लोग बैटिंग लेके भाग जाते थे, वो सारा दिन हमको ढूंढते थे, शाम को उनको दुकान खोली होती थी, फिर वो दुकान पे बैठते थे, फिर अम्मी बेचती थी हमको कि जाओ जाके कबाब ले आओ। अब वही जिनके हम बैटिंग लेके भाग गए वो सामने बैठे हुए और हम चीजें लेने जा रहे हैं तो झगड़े भी होने। हमको तो कुछ पता ही नहीं था ना। ये तो जब आप कॉलेज लाइफ में आते हैं तो आपको पता चलता है कि फलानी तंजीम क्या है, दूसरी तंजीम क्या है, कोई लिसानी तंजीम है, चाहे कोई सिंधी लिसानी तंजीम बने, चाहे कोई बलोची, चाहे कोई नहीं। तो आप जब कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको पॉलिटिकल शऊर एक आना शुरू होता है। और वो एक ऐसी एज होती है जब आपको हल्की फुल्की बदमाशी में बड़ा मजा आता है और उम्र भी ऐसी होती है जिस वक्त या तो आप अच्छे आदमी बन जाते हैं या फिर बिगड़ जाते हैं। अच्छे आदमी बनने से मुराद मतलब ये नहीं कि हम सब बिगड़ जाते हैं, सब बुरे आदमी, मतलब ये कि एक अच्छा करियर बन सकता है अगर आप इंटर के बाद किसी प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाते हैं तो। और ये उसी वक्त होता है जब आप पढ़े, और आप पढ़ते उस वक्त है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी से आप दूर होते हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और किसी मतलब ये बात फैक्ट है, ये आपका नजरिया है, इस पे मैं भी मुत्तफिक हूँ। लेकिन बलूचिस्तान के हालात को हम देखते हैं, वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स जो वीक वो पढ़ते भी हैं, अपने पॉलिटिकल मामलात को चलाते भी हैं, लेकिन बहरहाल उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। मैं दोबारा उसी तरफ आप आओ, क्योंकि बलूचिस्तान की जहां तक हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में हमने अपने नौजवानों को तालीम नहीं दी, हमारा नौजवान आगे नहीं बढ़ा। मिसाल के तौर पे सिंध रेजिमेंट एक ब्रांच है पाकिस्तान आर्मी की, एक रेजिमेंट है जिसमें कि सिंध के लिए बनाई गई थी कि सिंधी उसमें आएंगे। आप चेक कर लो आज कितने परसेंट सिंधी है उसमें, हार्डली 1%। इसी तरह बलोच रेजिमेंट में अगर आप चेक कर लें कि कितने परसेंट बलोच होगा, 1% क्यों नहीं है, क्या है, वो एक अलग मामला है। हमारे सामने सिर्फ एक बलोच मिसाल मिलती है, अब्दुल कादिर बलोच रिटायर्ड जनरल जो है। दूसरा मुझे बलोच बताओ या कोई सिंधी जनरल बताओ मुझे। उसकी वजह ये है, मैं बलोचों की बात अभी थोड़ा नहीं कर रहा, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ कि सिंध से लोग फौज में बहुत कम जाते हैं, और जो जाते भी हैं तो वो लोअर लेवल तक रहते हैं, आगे तरक्की नहीं कर पाते। अब उनमें क्या रीजनिंग है वो एक अलग इशू है, उसमें हम किसी और वक्त इस बात को आगे लेके चलेंगे। बुलेदा जो बलूचिस्तान के एक इलाके हैं जो तुर्बत से मशरक की तरफ तकरीबन 60 किलोमीटर आगे वो ईरान के बॉर्डर से अटैच है, उस तरफ भी बलूचिस्तान है, इस तरफ भी बलूचिस्तान है। समीर हमारे साथ राब्ते में। अस्सलाम वालेकुम समीर वाजा। समीर माँ शुमारा वशत करें और माँ लूटा के शुमा उर्दू गप्पे करें। आज हमारे मेहमान हैं कैसर निजामानी साहब जो टीवी आर्टिस्ट भी हैं और उसके अलावा प्रोड्यूसर भी हैं। चेक शुमा क्या कहते हैं आप? जी पहले भी निजामी साहब को सलाम कहता हूँ। वालेकुम सलाम। निजामी साहब बलोच है और निजामानी बलोच है यार। कादिर साहब जी जी आप बात करें। जी जी मैं खुद गया ये प्रोग्राम में वहाँ पहुंचा में। अच्छा। अगर वहाँ मैंने बोला मैं बलूच हूँ, उसने कहा बलूची आपको आती है कॉलेज वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने बोला हाँ मुझे बलूची आती, मैं बलूच हूँ।
अगर वो कहता है कि अगर आपको बलूची नहीं आता तो मैं नहीं समझता हूँ आप बलूच है, पहले बलूची सीखो फिर बाद में अपने आप को बलूच करो। सही है, बिल्कुल चलो सही। वलीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त का मैं मुकाबला ज्यादा है, बातें बहुत सारी करनी है। अभी हम जो है ना कैसर निजामानी साहब के जो है 55 में अभी तक खड़े हैं। अभी जी मैं उसी तरफ दोबारा आता हूँ। आपने कराची को देखा, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, इस बारे में कुछ बताइए। मैंने मैट्रिक किया सेंट पीटर्स से, और उसके बाद SM साइंस कॉलेज, वहां से हमने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अब्दुल कादिर पटेल साहब को आप जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल MA हैं। हम दोनों ने साथ ही पढ़ा है उर्दू आर्ट्स कॉलेज से। अच्छा, आपके साथ क्लास फेलो रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात और भी कहूँगा, अब्दुल कादिर पटेल साहब जो है ना वो इस अब्दुल कादिर से डरते हैं। हर वक्त मैं फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाते हैं यार वो सबसे ही डरता है, किसी का फोन नहीं उठाता है। अच्छा। वल्लाह आलम जब MLA नहीं मैं था, तो एक टीवी चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ, आई एम अ प्रोड्यूसर। अगर मैं उनको कॉल कर रहा हूँ अभी, आप उनको इनविटेशन देता हूँ, जी आप लियारी के लोग आपको देखते हैं, आपके बल्दिया वाले लोग आपको देखते हैं, उस इलाके के कोई इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हो, उस हवाले से आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। बहरहाल अब वो देख रहे हैं, उनको मैसेज भी मिल गया होगा। आप बताइए। यार कादिर अच्छा आदमी, इतना वो नहीं है कि पता है, वो हो सकता है बिजी हो। इसमें कोई शक नहीं है, और मेरे पीछे भी पुलिस नहीं लगी हुई है सर। नहीं, किसी के पीछे पुलिस नहीं। बहरहाल हम लोगों ने उर्दू आर्ट्स कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद फिर अभी मैं SM लॉ कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ पिछले 5 साल से। अभी जब पेपर क्लियर नहीं कर सका हूँ। और पूछिए। ओके, बात आपकी आगे लेके चलते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आ गया है। कुले चारों का या गुंडे ब्रेक के वहादत का ब्रेक करंत के सिमोती का पांदे मबरे वजह कैसे निजामानिया और उम्मीद करा कि शुमा अगर सिंधा निश्तगे इंदा निश्तगे बलूचिस्तान निश्तगे हर जहां निश्तगे शुमा कॉल करता ब्रेक करंत अल्लाह